हमारे ऐसे बहुत से राजनेता हुए जिन्होंने अपने अपने विचारों को किताबों में संग्रहित किया। इवन बहुत से ऐसे भी नेता जिन्होंने अपने भाषणों के जरिए भी लोगों को जागरूक किया, उत्तेजित किया। ऐसे ही एक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि जब वो भारतवासियों से, खास तर से किसानों से मिलते थे तो किस तरीके से उनके द्वारा जरा सी बातों के प्रश्नों का उत्तर भी वो बहुत ही शालीनता के साथ देते थे। तो आज हम उनके द्वारा लिखित कुछ दिए गए भाषणों को ही हमने पढ़ा है। किसमें? चैप्टर है भारत माता। तो आज उसी के करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1 के गद्य खंड का अध्याय है भारत माता। उसी ये गद्य खंड का अंतिम अध्याय है, इसके बाद हमारा काव्य खंड शुरू होगा। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जब किसानों से मिलते थे तो सभी लोग उनका स्वागत भारत माता की जैसे करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों से किस तरीके से पूछते थे कि भारत माता कौन है, किसकी जय आप बोल रहे हो, और साथ ही उन्हें देश विदेश की बहुत सारी जानकारियों को साझा भी करते थे। ये सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा है। अब इसी पार्ट में हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दो तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और फिर हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पहला पद्यांश। क्या है? मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। अब नदी, पहाड़, इन सब की गिनतियां तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, जिनकी गिनतियां हो सकती हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता क्या? इन्हीं करोड़ों लोगों से बनती है। और भारत माता की जैसे मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। तो समझ में आया ये किसके बारे में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, वो जब किसानों से प्रश्न पूछते कि भाई आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ये भारत माता आखिर है कौन? तो ये उसी का आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस पर 5 प्रश्न इसी गद्यांश में। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान क्या है? वह सब कुछ जो उसे वहां के रहने वाले समझते हैं, जो लोग समझते हैं उससे भी ज्यादा। पहला दूसरा सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने ये दोनों चीजें कही हैं, तो हम क्या लगाएंगे? नंबर 1, जो कुछ वो समझते हैं वो, और कहीं उससे और ज्यादा। गद्यांश के अनुसार हमारे लिए क्या प्रिय है? हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत, हमारी भूमि या जमीन जिस पर हमारा हक है, हमारे सगे संबंधी और मित्र, या उपरोक्त सभी। तो गद्यांश के लिए हम इसके अनुसार हमारा प्रिय क्या है? हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें जीवन देते हैं इसलिए। लेखक के अनुसार भारत माता कौन है? हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारी धरती या हमारी मातृभूमि। तो भारत माता कौन है? हमारी मातृभूमि। लेखक के अनुसार लोगों की आंखों में चमक आने का क्या कारण था? जब उन्हें ये समझ में आ जाता है कि भारत माता हम जैसे ही लोगों से बन रही है, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, है ना? तो क्या है? भारत माता के सही अर्थ की जानकारी प्राप्त कर लेना, लेखक से मिलना, स्वराज्य प्राप्त करने की आशा, देश में मिलजुल कर रहने का प्रण। तो क्या था? भारत माता के सही अर्थ की जानकारी प्राप्त कर लेना। निम्न में चमक का पर्यायवाची क्या है? देखते हैं। विद्युत, चपला, चंचल या आभा। तो यहाँ पर चमक का जो पर्यायवाची है क्या है? वो आभा। ठीक है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, वो आभा, वो चमक। ठीक है, चलिए अब हम आगे दूसरे गद्यांश पे, फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है इस गद्यांश में? कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता
तो मेरा स्वागत भारत माता की जय के नारे से जोर के साथ किया जाता। क्या कहा जाता? भारत माता की जय के जोर से किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिनकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब ना बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरे की तरफ देखते, मेरे तरफ देखते, भाई कहीं से तो जवाब मिलेगा। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। भारत माता की जय का मतलब क्या हुआ? धरती से है। कौन सी धरती? अब तुरंत पंडित जी पूछते कि भाई कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। अब मैं इतने सवाल करता कि बेचारे वो खुद ही ऊब जाते और आखिर बोलते कि भाई आप ही बताओ कि भाई भारत माता कौन है। अब इस पर सवाल है, देखिए पहला क्या है? लेखक का किसी भी समारोह में स्वागत किस नारे से होता था? क्या? भारत माता की जय। तो क्या होता था? भारत माता की जय से स्वागत होता था। हट्टे कट्टे जाट ने भारत माता का क्या मतलब बताया? क्या बताया? धरती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? धरती, भारत देश, दुर्गा माता, देवी देवता, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? धरती। नेहरू जी यानी कि लेखक ने किसानों से क्या प्रश्न पूछे? प्रश्न कौन कौन से देखिए। भारत माता कौन है? भारत माता यदि धरती है तो किस गांव, सूबे या देश की? पहला दूसरा दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला दूसरा दोनों ये सवाल जो है लेखक जी पूछ रहे थे, तो हम लगाएंगे नंबर 3। नेहरू जी के प्रश्नों से लोग क्यों उब जाते थे? क्योंकि वे प्रश्न गंभीर होते थे, क्योंकि उन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वे प्रश्न हास्यास्पद थे, क्योंकि वे प्रश्न उल्टे सीधे थे। अब इसलिए उब जाते थे क्योंकि वो प्रश्न गंभीर थे। गंभीर थे तो उनको आंसर समझ में नहीं आता था, इसलिए उब जाते थे। अनगिनत में उपसर्ग है, अनगिनत। तो यहाँ पर देखिए गिनत जो है वो मूल शब्द है, गिनत मतलब गिना जा सकने वाला। ठीक है, तो अन सीधे सीधे आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो नंबर 3 आपका सही। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। ठीक है भाई, बात तो होगी ना, तो चर्चा हिंदुस्तान या भारत माता के बारे में ही होती थी। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। ठीक है, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था, शहरों में ये बात नहीं करते थे क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी, यानी कि उन्हें दूसरे ही किस्म की जरूरतें और मुसीबतें रहती थी जिसको वो सुनना या समझना चाहते थे। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े से देश की चर्चा करता था जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा तीसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। ठीक है ना, तो एक रहने वाले, बोलने वाले, रीति रिवाज सब अलग है, लेकिन तब भी हम क्या है? एक ही धरती से जुड़े हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, यानी कि एक जैसे थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। तो अक्सर वो चर्चाएं करते जो जैसे किसानों की सभी की जगह एक ही जैसी प्रॉब्लम हुआ करती थी। भाई चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो लगान ज्यादा होती थी, फैसिलिटीज थी नहीं, पानी की कमी है, जमींदार बहुत परेशान कर रहा है, ये सारी चीजें वहां पर कॉमनली थी सारे देश के किसानों के लिए। तो इस तरीके की वो जिक्र अक्सर किया करते थे। अब आते हैं इस पे प्रश्न संख्या 1। क्या दिया है? लेखक जलसों में किसकी चर्चा करता था? हिंदुस्तान की, अमेरिका की, इंग्लैंड की या जापान की? तो किसकी करता था? हिंदुस्तान की चर्चा करता था। लेखक के अनुसार किसानों का नजरिया कैसा था?
सीमित, असीमित, बड़ा या दीर्घ। अब चूंकि वो एक गांव में सीमित है तो उनका नजरिया भी उतना ही हद तक रहेगा, है ना। तो सही क्या था? सीमित। लेखक के अनुसार किसका जिक्र थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लाभदायक था? किसका जिक्र? जाहिर सी बात है, स्वराज्य का जिक्र। किसका? पराधीनता, महदूद, स्वराज या यकसा। तो सही क्या है? स्वराज का जिक्र सभी के लिए लाभदायक था। महदूद, यकसा किस भाषा का शब्द है? अब आप बताइए। ये जो है उर्दू भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? महदूद का मतलब मौजूद, यकसा मतलब एक सा। भारत किस भाषा का शब्द है? भारत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया है? मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर ध्रुव दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि सभी जगह किसानों की समस्या लगभग एक सी थी, तो इसीलिए सारे किसान उनसे एक ही जैसे सवाल करते थे, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुर्म, ये सभी बातें गुथी हुई थी। अब चाहे आप दक्षिण के किसान आ जाइए, उत्तर के किसान आ जाइए, पूरब के आ जाइए, पश्चिम के आ जाइए, लगभग सारे ही किसानों की ये एक कॉमन इश्यूज हुआ करते थे। उस डंडे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मतलब वो सभी इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई सिर्फ जितना आपका दायरा है इतने बारे में सोचो, और भी विस्तृत आप सोचिए। ये कोशिश उनकी रही। जिसके हम एक जुज हैं, यानी कि जिसके हम एक ही बाशिंदे हैं। मैं अपनी बातचीत से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले एक कश्मकशों का जिक्र करता। अब इस जगह भी कहीं ना कहीं गृह युद्ध है, कहीं युद्ध है। फिर आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1945। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहे थे, जो चीजें हो रही थी, कहीं पर मंदी हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, तो ये चर्चाएं भी नेहरू जी कहीं ना कहीं इन सब के साथ करते थे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लेखक ने निम्नलिखित में से कहाँ की यात्रा की? खैबर के दर्रे, कन्याकुमारी, चीन, स्पेन या ये सभी? तो उन्होंने कहाँ से करी थी? कन्याकुमारी तक की जो है वो यात्रा कर रहे थे। लेखक के अनुसार किनकी तकलीफें एक समान थी? महाजनों की, जमींदारों की, कर्जदारों की या किसानों? तो किसकी समस्याएं? किसानों की समस्याएं एक समान थी। गद्यांश में लेखक क्या चाहता था? सभी शोषक वर्गों से छुटकारा, हम सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, हम इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसके हम अंश हैं, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि इन सभी के बारे में सोचने की बात की गई है, कि मतलब एक तो शोषक वर्ग जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इस दुनिया के, हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और इस दुनिया के बारे में सोचें जिसके हम एक छोटे से हिस्से हैं। लेखक अपनी बातचीत में कहाँ के कश्मकशों का जिक्र करता था? कहाँ का करता था? चीन, स्पेन का, अबिसिनिया, मध्य यूरोप का, मिस्र और पश्चिम एशिया, ये सभी। तो इन सभी जगहों का जो है वो कहीं ना कहीं जिक्र करता। जुज का अर्थ क्या होता है? युग, अंश, योग या जोड़? तो यहाँ पर अंश कहिए, हिस्सा कहिए, कुछ भी कहिए, तो यहाँ पर जुज का मतलब होता है एक पार्ट, अंश। ठीक है, चलिए अभी तक हमने 4 गद्यांश देखे और उस पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को किया। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को, यानी कि हम अब पूरे पाठ से प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? अब आपको बताना है कौन सा अध्याय। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान दीजिए, चौथा, पांचवा, तीसरा या दूसरा? तो कौन सा अध्याय है? ये है 5वां अध्याय।
ठीक है, ये ध्यान, हिंदुस्तान की कहानी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पार्ट रखा गया है हमारे सामने, ये 5वां अंश है। कौन सा अंश है? 5वां, यानी कि 5th पार्ट है, ये आप ध्यान, ठीक है। चलिए अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है? आर्थिक मंदी किस सन के बाद पैदा हुई? कौन से सन के बाद पैदा हुई? 1930, 1920, 1935 या 1931? तो कौन से सन के बाद हुई? 1930 के बाद पैदा हुई। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेहरू जी किस वर्ग के सबसे अधिक प्रश्न पूछते थे? किसान वर्ग से, विद्यार्थी वर्ग से, युवा वर्ग से या ग्रामीण वर्ग से? तो सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछते थे? वो किसान वर्ग से। नेक्स्ट आते हैं, नेहरू जी भारत की चर्चा किन जगहों पर किया करते थे? किसानों के बीच, खेतों में, जलसों में या बाजारों में? तो जब वो जलसे होते थे ना, मीटिंग्स होती थी जिसमें वो भाषण देने जाते थे, तब तो इन जलसों में होती। लेखक को किसानों को हिंदुस्तान की एकता बताना क्यों जरूरी लगता था? उन्हें क्यों लगता था कि भाई ने जरूरी है ये बताना कि हिंदुस्तान में एकता है? देखिए क्या, क्योंकि गांव के लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, इसलिए। क्योंकि गांव के लोग हिंदुस्तान का अर्थ नहीं समझते थे, क्योंकि गांव के लोग मतलबी थे, क्योंकि गांव के लोग लेखक की बात समझते थे। तो उन्होंने इसलिए समझा जरूरी क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान का ही अर्थ ठीक से नहीं समझते थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि इनसे हिंदुस्तान के बारे में बात करनी चाहिए। नंबर 6 है, लेखक किसानों को सोवियत यूनियन में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तनों तथा अमेरिका की तरक्की के बारे में बताता था। इसका उद्देश्य क्या था? क्या कारण था कि वो इस बारे में बताना उचित समझता था? अब इसका रीजन क्या था? देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत किसानों का विकास करना, स्वतंत्रता के उपरांत देश का भरपूर विकास करना, स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे देशों का भरपूर विकास करना, स्वतंत्रता के उपरांत लोगों का मानसिक विकास करना। तो देखिए यहाँ पर इसका रीजन क्या था? स्वतंत्रता के उपरांत देश का भरपूर विकास। भाई स्वतंत्रता हो जाएगी, उसके बाद भी तो देश को संभालना है ना, इसलिए। विदेशों के बारे में श्रोता लेखक की बातें किस प्रकार समझ लेते थे? अब भाई मध्य यूरोप, अबिसीनिया, चीन, स्पेन के बारे में ये लोग कैसे समझ लेते? इसका रीजन क्या था? विदेशों की बड़ी लड़ाई में भारतीयों ने भाग लिया था, इसलिए वो विदेशों के बारे में जानते थे। विदेश में नौकरी करके आए भारतीय वहां के विषय में बताते थे। 30 की आर्थिक मंदी से किसान परिचित थे। उपरोक्त सभी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने शहरी लोगों को ज्यादा सयाना क्यों कहा है? शहरी लोगों की रुचि अलग किस्म की होती है, इसलिए वे दूसरी बातों से ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। केवल दूसरा सही है मतलब ये, या पहला दूसरा? तो यहाँ पर ज्यादा सयाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वे लोग दूसरी किस्म की चीजों में रुचि लेते हैं और उनकी दिलचस्पी दूसरे लोगों की बात होती है। यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही है, तो नंबर 4 है। भारत माता से उनका मतलब धरती से, यह किसने कहा? एक किसान ने, एक जाट किसान ने, एक ग्रामीण ने, ना एक शहरी ने? किसने कहा था? एक जाट किसान ने ये बात कही। भारत माता पाठ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर चैप्टर के राइटर का नेम पता होना आपके लिए मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर चैप्टर के जितने भी राइटर हैं उनका पता होना आपको जरूर, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ये अध्याय, और इसी के साथ हमारा यहाँ गद्य खंड खत्म। अब हम शुरू करेंगे अपना काव्य खंड अगले वीडियो से, लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स की आवश्यकता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होइए, वहां पर मैं आपको इसको प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।